we are going to discuss about the application of the Gauss law and second application है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। और इसमें हम लोग करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल चार्ज। सिलेंड्रिकल चार्ज का मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने जो फर्स्ट लेक्चर में किया था तो उसमें अपने पास एक वायर था। उस वायर पर जब हमने चार्ज दिया था कुछ इस तरीके से, और उसका रेडियस जो है लेंथ के रिस्पेक्ट में एकदम कम था, यानी कि रेडियस नेग्लिजिबल मान लिए थे। लेकिन अब की बार अब भी मेरे पास वायर है, लेकिन वो सिलिंड्रिकल जो वायर है अब की बार उसका रेडियस लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस है। मैं वो वायर बना देता हूँ जो सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर है जिस पर मैंने चार्ज दे रखा है, और उसी की वजह से किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये है हमारे पास सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर, और जिसके चारों ओर हमने एक गॉसियन सरफेस मान रखा है। ये है हमारा गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। और ये है हमारा सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिस पर हमने चार्ज दे रखा है। और चार्ज का जो नेचर है हम यहाँ पॉजिटिव मानकर चलते हैं कि पूरा चार्ज हमने इस सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर को दे रखा है। और ये जो हमने वायर लिया है इसका रेडियस है कुछ ना कुछ, तो इसका रेडियस हम लिख देते हैं कि इसका रेडियस हमने माना है कि कैपिटल R है। लेकिन उसके लिए भी हमको एक एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो ये एक्सिस हो गया, इस सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर का एक्सिस हो गया, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैं मानकर चल रहा हूँ कैपिटल R है। और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो मैं मानकर चल रहा हूँ कि स्मॉल r है। गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। और इसी गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर, जो कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। ये बनाने की बात ज़रूरी नहीं है, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो P हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ मैं मानकर चल रहा हूँ कि स्मॉल l है। लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर मैं मानकर चल रहा हूँ कि क्या है, स्मॉल l है। रेडियस सारे हमने मान ही लिया कि रेडियस r है, गॉसियन सिलेंडर का स्मॉल r है और वायर का कैपिटल R है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ये सिलिंड्रिकल चार्ज की बात करूं तो इंटेंसिटी आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की बात करूं या सरफेस एरिया वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर n होगा, यानी कि थीटा एंगल बिटवीन द सरफेस वेक्टर एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो 0 डिग्री है। और इस वायर के अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो पूरा का पूरा चार्ज जो है इसके वॉल्यूम के अंदर बाहर सरफेस हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर पूरा चार्ज इनसाइड भी अगर इसके कंटेन करके रखा है इसने वायर ने, तो फिर क्या हो जाएगा, तो चार्ज कंटेन्स इनसाइड अगर है तो देखो चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सिलेंडर। अगर सिलेंडर के अंदर भी चार्ज है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा। इसका क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा बेटा इसका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और Q/V हो जाएगा। और रो इज इक्वल टू Q की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, और जो वॉल्यूम ऑफ द मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो कितना होता है, सिलेंडर जो होता है वो होता है πr² होता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम V बनने वाला है वो पाई होगा, और R जो होगा यहाँ पर किस पर हमने चार्ज दे रखा है, इस सर्कुलर सिलेंडर पर चार्ज दे रखा है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल R। और इस कहाँ तक हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस का लेंथ के बराबर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये L हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर और इंटू एल हो जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एल इंटू रो हो जाएगा। दिस इज द चार्ज ओवर द सिलेंड्रिकल वायर और लेंथ जिसका स्मॉल एल है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स देखूँ कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द सिलेंडर, या हम ऐसे लिखें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसे लिखो आप इसको, गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट यूनिट वेक्टर एन और इंटू डी एस, ये होगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग ई डी एस और कॉस थीटा भी लिखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होता है ई और डी एस। और अब क्या करेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू बेटे क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ई और डी एस और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है गॉस थ्योरम से, बाई गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज हमारे पास कितना निकल कर आया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था नेट चार्ज, ये निकल कर आया है, और गॉस ये नेट चार्ज निकल कर आया था। तो Q/ε0 और इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और Q की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, L और ρ/ε0। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 में एक साइड फाई है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखो तो इंटीग्रेशन ई डी एस और इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल और ρ/ε0 हो जाएगा। और यहाँ से बेटे देखो ई को एज इट इज रखो और इसको डिफरेंशिएट करो डी एस को, और पाई आर स्क्वायर एल इंटू ρ/ε0। और पूरे सरफेस को अगर आप इस डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरे सरफेस को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका फार्मूला क्या मिल जाएगा, इसका फार्मूला मिल जाएगा 2 पाई और 2 पाई, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, और ये हो जाएगा, मिलेगा आपको dl। लेकिन dl का जब डिफरेंस 2 पाई और r, ये हो जाएगा ds इक्वल टू, तो 2 पाई और r रेडियस इसका कांस्टेंट ले लो और dl करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 पाई r इंटू एल आ जाएगा। तो हम यहाँ इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं e इंटू 2 पाई r स्मॉल l इज इक्वल टू पाई कैपिटल R L ρ/ε0। और अब देख लो L से एक L कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और E इज इक्वल टू देखो एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आर स्क्वायर बचा हुआ है, रो बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, ε0 बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, इतना जो बचा हुआ है वो हमने लिख लिया, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ तो मैंने पूरे वॉल्यूम के लिए ये सारा कैलकुलेशन किया है, लेकिन अपने पास अगर हम कहें कि चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो तो फिर इस सिलेंडर क्या बोलेगा चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज हो देन फॉर अ सिलेंडर
फॉर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ, और लेंथ स्मॉल एल ही रख रहे हैं हम, और रेडियस भी वही रख रहे हैं, एंड रेडियस भी वही रख रहे हैं, रेडियस भी हम लोग वही रख रहे हैं, ठीक है, रेडियस भी आर ही रख रहे हैं। अब इस केस में हमारा जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा, या आपको आपकी जानकारी के लिए लिख दें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। अब देख लो आप, ये इक्वेशन नंबर बी मान लो और इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, और इक्वेशन ए और बी को ध्यान से देखो। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो ए वाला इक्वेशन में ध्यान से देखोगे तो पाई आर स्क्वायर एल रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल रो हो जाएगा, और इक्वेशन बी से क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि L से L कैंसिल हो गया और मिला क्या आपको रो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर मिल रहा है, रो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है, जिसको हम इक्वेशन नंबर कोई नाम दे रहे हैं 3, इस इक्वेशन में रो की जगह पर रख दो। तो द वैल्यू ऑफ रो लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर इज पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे, जो कि E इज इक्वल टू आर स्क्वायर रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, 2 एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे ही रहने वाला है। और देखो बेटे, यहाँ पर रो की जगह पर लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर रखना है, लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो अब अपने पास कुछ कैंसिल होने वाला है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और लैम्डा इंटू आर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा और इंटू 2 लैम्डा अपान आर मिल जाएगा। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस सिलेंड्रिकल चार्ज, इस सिलेंड्रिकल चार्ज की वजह से यहाँ पर हो जाएगा P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि P पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, P पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो ये फॉर्मूला 1/r के बराबर हो रहा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट होता है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये अपने आप में कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन लेंथ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द चार्ज, सिलेंड्रिकल चार्ज। तो सिलेंड्रिकल चार्ज से ये आर डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। तो हम देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इसी पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ये हमने लगाया है, जो हमने ये कैलकुलेशन किया है, इसे बोल दो कि केस नंबर 1 है। ये क्या है, केस नंबर 1 है। और ये कैसा केस नंबर 1 है कि व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड है द सिलेंडर ऑफ चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट आउटसाइड है। और अगर मैं ऐसे ही केस नंबर 2 सॉल्व करूं, केस नंबर 2 में मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेक करना चाह रहा हूं, लेकिन अब की बार मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ है कि व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सरफेस पर ही अब हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। कहने का ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये पॉइंट अब यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट अब हमने इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सरफेस पर ही ले लिया। अगर इस सरफेस पर ले लिया तो गॉसियन सिलेंडर मुझको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब गॉसियन सिलेंडर यहाँ पर इस पर ड्रॉ करेंगे तो इस वाले केस में आपने ध्यान से देखो आप इसको कि स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। मैं यही बात यहाँ लिख कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे जो केस नंबर 2 हमने लिखा है, तो रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो होगा
रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो होगा ये इक्वल किसके हो जाएगा, रेडियस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सिलिंड्रिकल चार्ज, ऐसे आप लिख सकते हो। सिलिंड्रिकल चार्ज जिस पर दिया है उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया। और जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स, ये इक्वेशन जो 1/4πε0 और 2 लैम्डा अपान स्मॉल आर है, इसकी जगह पर हम कैपिटल आर पुट कर सकते हैं। और जब हम इसकी जगह पर कैपिटल आर पुट कर सकते हैं तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स 4πε0 और 2 लैम्डा अपान कैपिटल आर हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा केस नंबर 2 में। ठीक है, इसे भी आप मान लो कहाँ तक हो चुका था, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 5 मान लो, इक्वेशन नंबर 5 मान लो इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इसमें एक केस और भी तो हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, केस नंबर 3 लगा सकते हैं। और वो क्या है, वो ये है कि व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर ऑफ चार्ज, और इस केस में हम क्या मान सकते हैं कि देखो क्या मान सकते हैं, तो ये अपना गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस अंदर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि केस नंबर 3 है व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द चार्ज, तो ये अंदर बनाया है हमने। और इस गॉसियन सरफेस का अब रेडियस स्मॉल आर है, और इस सिलेंडर का जिस पर हमने चार्ज दे रखा है वो आर रेडियस का है। और अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इधर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो ई है, और एरिया वेक्टर की बात करूँ तो यूनिट वेक्टर ये एन इधर है। और इस केस में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपके गॉसियन सरफेस का जो रेडियस स्मॉल आर है और जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिलेंडर है उसका रेडियस बहुत बड़ा है गॉसियन सरफेस से। ठीक है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, ये वाला केस हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि गॉसियन सिलेंडर इसके अंदर है, और यहाँ पर मेजर करना है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना ही उस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। तो अगर आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this Gaussian surface, तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, देखो फाई इज इक्वल टू होगा क्या, फाई इज इक्वल टू होगा ई, यही तो होगा ई और डॉट यूनिट वेक्टर एन और डी एस हो जाएगा। अब इसको ओपन करोगे तो ई और ई हो जाएगा और डी एस हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल तो अभी भी 0 ही है। तो ई और डी एस हो जाएगा, यहाँ से ई डी एस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़रा और ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि डी एस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर, और गॉसियन सरफेस का अगर लेंथ में मान लूँ एल तो इसके बराबर हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको मिल गया यही, ये वैल्यू मिल गई, फाई इज इक्वल टू ये वैल्यू मिल गई, जो कि इक्वेशन नंबर हम 1 बोल रहे हैं इसको। अब चार्ज हम पता कर लेते हैं कि चार्ज कितना है। तो चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगी चाहे गॉसियन सरफेस छोटा हो या बड़ा हो। तो चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी होगा, और क्यू अपान वी। अब यहाँ वॉल्यूम किसका लिया जाएगा, वॉल्यूम यहाँ गॉसियन सिलेंडर का लेंगे, तो गॉसियन सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और अब मैं Q इज इक्वल टू कैलकुलेट करूँगा तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो मिल जाएगा, हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द गॉसियन सिलेंडर मिल जाएगा। और अब मैं देखूँगा कि गॉस थ्योरम क्या कहता है। तो गॉस थ्योरम देखो क्या है, तो गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है नेट चार्ज के।
तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 1/ε0 मिलेगा और क्यू की वैल्यू पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल इंटू रो और फाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपान ε0, ये हो जाएगा। और इसे क्वेश्चन नंबर कुछ मान लेना 1 और 2 मान लिया, हालांकि ऊपर सीरियल से कुछ क्वेश्चन नंबर कुछ दूसरा मान रहे थे, आप उसी ऑर्डर में मान लीजिएगा। मान लो 5 है तो इसको आप 6 मान लेना, इसको 7 मान लेना, ये इसको 7 मान लेना, उसी सीरीज में चलते हैं हम, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इक्वेशन 5 और 6 और 7 को देखो ध्यान से। तो फ्रॉम इक्वेशन हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो 6 में हमारा इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई और 2 पाई आर एल और इसका पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपान ε0 है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जैसे एल से एल कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है और पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए हैं और इंटीग्रेशन हुआ है। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, जब इंटीग्रेशन एल का हुआ है तो ये हट जाएगा। देखो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन जब इसका होता है डी एस का, देखो इसको हम लिख सकते हैं ई और इंटू डी एस, और डी एस का जब इंटीग्रेशन होता है तभी ये 2 पाई आर एल आता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में मुझसे ये हो गया मिस्टेक, ये इंटीग्रेशन यहाँ से हटाते हैं, इंटीग्रेशन नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यहाँ पर रो मिलने वाला है, आर मिलने वाला है और 2ε0 मिलने वाला है, क्या हम जानते हैं। और उस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से रो की वैल्यू लैम्डा अपान आर स्क्वायर, यही तो जानते हैं, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपान आर स्क्वायर, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो हमको क्या मिलेगा, आर इंटू लैम्डा अपान पाई आर स्क्वायर मिलेगा और 2ε0 मिलेगा। तो हमको ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 1/2 पाई ε0 और क्या मिलने वाला है, आर इंटू लैम्डा अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलने वाला है। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई ε0 और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा और इंटू आर अपान कैपिटल आर। तो आर जो है वो जो सिलेंडर है, जो सिलेंडरिकल वायर है इसकी रेडियस है, और आर स्मॉल आर जो है वही वैरी कर रहा है, कभी सरफेस से बाहर लिया जा रहा है, कभी सरफेस पर लिया जा रहा है, कभी अंदर लिया जा रहा है, तो आर ही हमारा वैरी कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो अंदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं अब यहाँ पर केस नंबर 1 का फार्मूला लिखूँ तो केस नंबर 1 के फार्मूले में आया था ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर आया था, कितना आया था, 1/r आया था। केस नंबर 2 का अगर मैं फार्मूला लिखूं, केस नंबर 2 का फार्मूला लिखूं तो ई प्रोपोर्शनल टू कितना आया, ये आया है ई, पहले तो मैं फार्मूला लिख दूं क्योंकि सरफेस पर कुछ इस तरीके से आया है, 1/4 पाई ε0 और इंटू 2 लैम्डा अपान आर। इसका मतलब सरफेस पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड आया है जो पूरे चार्ज पर उस पर कह सकते हैं सिलेंड्रिकल वायर पर दिया गया था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट आया हुआ है सरफेस पर। और अगर केस नंबर 3 का मैं लिखूं तो ई प्रोपोर्शनल टू कितना आया, आर आया है। और यहाँ पर अब इन तीनों स्टेट को मिलाकर एक ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहो तो ये हमारा हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर हो जाएगा, थोड़ा सा सीधा नहीं बन पा रहा है ये समझ लो ये सीधा बन गया। तो ये इधर जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर जाएगा और इधर हमारा जा रहा है डिस्टेंस, इधर हमारा आर जा रहा है, डिस्टेंस आर जा रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर यहाँ पर है, तो जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा सरफेस तक, और सरफेस पर जाके एक कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मिल रहा है जो कि ये सरफेस है, और इसके बाहर फिर से कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है जो कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r है। और यहाँ पर ई क्या है, एक कांस्टेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल रहा है इस तरीके से। इस वाले केस में यहाँ पर कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गए। इस वाले केस में स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, ये भी केस होगा,
ये पॉइंट ओ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।